नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग रवि यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है आपको बीपीएससी टीआरई 4 की पक्की तैयारी आसान भाषा में और एग्जाम फोकस्ड तरीके से। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, जो आपके सिलेबस का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हाँ, इस चैप्टर में ज़्यादातर बेसिक जानकारी दी गई है। जब हम एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो उसमें हमें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे और साथ में एनसीईआरटी का सारा एमसीक्यूज भी करेंगे। हमारा आज का चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, और इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले जानेंगे भारत में वनस्पति एवं वन्य प्राणियों में विविधता। सेकेंड टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र। तीसरे टॉपिक में जानेंगे वनस्पति के प्रकार। फोर्थ टॉपिक है हमारा वन्य प्राणी, जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 5। इस चैप्टर में उन सभी पॉइंट्स को कवर किया गया है जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको यह चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका काम यही है कि जो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है वीडियो में, उसे अपने कॉपी में लिखना और उसे रिवीजन करना। फिर इसके बाद आपको यह टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है। जब हम एनसीईआरटी शुरू करेंगे तो इसमें से और ज़्यादा पॉइंट्स हम लोग को मिलेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। तो जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया है कि प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य है वैसे पेड़ पौधे जो पूरी तरह अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल उगते हैं और बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप वीवीआई के तौर पर मार्क कर सकते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे देश में लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत जैव विविधता के मामले में विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया में चौथे स्थान पर है। तीसरा, भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है ये शायद टीआरई में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा कि भारत में लगभग 89,000 प्रजातियों के जानवर एवं विभिन्न प्रकार की ताजे पानी की तथा समुद्री मछलियाँ पाई जाती हैं। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, हमारे देश में लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं और इस तरह भारत जैव विविधता के मामले में विश्व में 10वें स्थान पर एवं एशिया में चौथे स्थान पर है। और भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। और इस देश में बहुत से बिना फूलों वाले पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल। और भारत में लगभग 89,000 प्रजातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की ताजे पानी की तथा समुद्री मछलियां पाई जाती हैं। और यहाँ पर बेसिक जानकारी दिया गया है कि बड़े बड़े वृक्षों एवं झाड़ियों द्वारा ढके हुए विशाल क्षेत्र को वन्य कहते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति में वृक्षों को पूजने की परंपरा रही है। और इसे भी याद रखिएगा कि वनस्पति को जन्म के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, एक देशज और दूसरा विदेशज। स्थानीय वनस्पति देशज कहलाती है और बाहर से आई हुई वनस्पति विदेशज कहलाती है। अब जानते हैं भारत में वनस्पति एवं वन्य प्राणियों में विविधता। तो भारत में वनस्पति एवं वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित भौगोलिक कारणों से पाई जाती है। तो पहला है कि भूभाग का स्वरूप। तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं दिया गया है, इसमें बस यही जानकारी के लिए है कि भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। और पहाड़, पठार एवं मैदानी भागों में एक ही प्रकार की वनस्पतियां नहीं पाई जाती। तो इसे याद रखिएगा कि पहाड़, पठार एवं मैदानी भागों में एक ही प्रकार की वनस्पतियां नहीं पाई जाती। पहाड़ का धरातल काफ़ी ऊबड़ खाबड़, ऊंचा तथा दुर्गम होता है, इसलिए इस पर अलग तरह की वनस्पति उगती है। और पठार अपेक्षाकृत कम ऊंचे होते हैं, किंतु उनका भी धरातल मैदानी भाग की तरह एकदम समतल नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही बेसिक जानकारी दिया गया है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। सेकेंड है मिट्टी।
तो मिट्टी की अलग अलग किस्में भी वनस्पति को प्रभावित करती हैं और राजस्थान की बलुई मिट्टी में कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं और गंगा के डेल्टा प्रदेश में जहाँ दलदल है वहाँ एक खास किस्म के वृक्ष सुगंधरी और पर्वतीय भागों में अधिक ऊंचाई पर वृक्ष के वन पाए जाते हैं और पथरी मिट्टी के क्षेत्र में संकुल वन पाए जाते हैं और इसीलिए इसे सुंदर वन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि गंगा के डेल्टा प्रदेश में खास किस्म के वृक्ष सुंदरी पर्वतीय भागों में अधिक ऊंचाई पर वृक्ष के वन पाए जाते हैं। थर्ड है जलवायु। तो जलवायु में सबसे पहले तापमान। तो तापमान भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जिससे वनस्पति की विविधता प्रभावित होती है और हिमालय पर्वत इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हिमालय पर्वत पर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है और उसी के साथ साथ पेड़ पौधे की किस्म भी बदलती जाती है। जहां तापमान अत्यधिक कम होता है वहां पेड़ पौधे उग ही नहीं पाते हैं। जलवायु का दूसरा कारण है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश भी वनस्पति की विविधता को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है और गर्मी के मौसम में अधिक सूर्य प्रकाश मिलने के कारण पेड़ पौधे अधिक बढ़ते हैं। थर्ड है वर्षण। तो वर्षा की मात्रा वनस्पति को नमी उपलब्ध कराती है और जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटती या बढ़ती है वैसे वनस्पति में परिवर्तन होता है। जैसे कि पूर्वांचल राज्य में बहुत अधिक वर्षा होती है और अत्यंत सघन वनस्पति एवं सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं और पश्चिमी घाट पर्वत की पूर्वीय ढलान जो वृष्टि छाया में पड़ता है वहाँ वनस्पति की सघनता, उसका प्रकार एवं उसकी ऊंचाई सभी प्रभावित होते हैं। और गंगा के मैदानों में जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं वहाँ की मात्रा एवं उसकी अवधि घटती जाती है। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है, यह बेसिक जानकारी बताया गया है कि वन हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि वन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलित करते हैं और वर्षा को आकर्षित करते हैं और मिट्टी अपरदन को रोकते हैं और पत्तियों की खाद द्वारा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र। तो इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया वो आपको बताया जा रहा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीवों का वितरण काफ़ी हद तक भौतिक दशाएं एवं जलवायु से प्रभावित होता है और किसी भी जगह के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु अपने भौतिक वातावरण से अंतर संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे से भी संबंधित होते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पृथ्वी पर एक खास किस्म वाले वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं और इसका उदाहरण हो जाएगा मॉनसून जीवोम, मरुस्थलीय जीवोम और विषुवतीय जीवोम। तो याद रखिएगा पृथ्वी पर एक खास किस्म वाले वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं, जैसे मॉनसून जीवोम, मरुस्थलीय जीवोम और विषुवत रेखीय जीवोम। अब जानते हैं वनस्पति के प्रकार। तो हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ और पर्वतीय वन और मैंग्रोव या डेल्टाई वन। अब इन सभी को एक एक करके विस्तार से जानते हैं और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल रहा उसे ही बताया जाएगा। तो पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो यहाँ पर जो पॉइंट बताया जा रहा है इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा असम के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं और इसकी ऊंचाई प्रायः 60 मीटर या इससे अधिक होती है और इसका नाम सदाबहार जंगल भी है। और इस वन में अनेक बहुमूल्य लकड़ियों के वृक्ष पाए जाते हैं जैसे कि रोजवुड, सिंकोना, एबोनी, बांस आदि। और जानवर भी पाए जाते हैं, लंगूर, बंदर और अन्य प्रजातियां पाई जाती हैं। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट पर पाए जाते हैं और इनकी ऊंचाई प्रायः 60 मीटर या इससे अधिक होती है। और इसे भी याद रखिएगा, इसे अलग से बताया जा रहा है कि यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है और इनका नाम सदाबहार जंगल भी है। और इन वनों में प्रायः व्यापारिक महत्व के लिए एक वृक्ष महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिकोना पाई जाती है
तो याद रखिएगा कि इन वन में अनेक बहुमूल्य लकड़ियों के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे कि रोजवुड, सिकोना, आबूनूस और बांस इत्यादि। और इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैमूर और हिरन हैं। और एक सींग वाले गेंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। सेकेंड है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इन वनों का विस्तार भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में है और यहाँ 50 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और इसमें वृक्ष अपनी पत्तियों को एक साथ 1.5 से 2 महीने तक के लिए गिरा देते हैं। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उस क्षेत्र में विस्तृत है जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और वृक्ष अपनी पत्तियों को एक साथ 1.5 से 2 महीने तक के लिए गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नमी की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में बांटा गया है। जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और इसका विस्तार देश के पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल आदि हैं। और इस वन की प्रमुख विशेषता चंदन तथा सांगवान का वृक्ष है। अन्य वृक्ष भी पाए जाते हैं जैसे कि बांस, साल, शीशम, खैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत। अब जानते हैं शुष्क पर्णपाती वन के बारे में। तो ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। और ये वन प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत भाग और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और यहाँ मोटे तौर पर नीम, पीपल, सागवान तथा साल के वृक्ष मिलते हैं। और पर्णपाती जंगलों में खासकर पशु पक्षी पाए जाते हैं जैसे सिंह, शेर, जंगली सुअर, हिरन और हाथी की प्रधानता है। और यहाँ विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, कछुआ आदि पाए जाते हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ। तो कटीले वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ की 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और अनेक प्रकार के कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाए जाते हैं। और इस जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, जंगली गधा और ऊंट जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है वहां इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। और इसके अंतर्गत खजूर, एकेसिया, नागफनी प्रजातियां आती हैं। और पानी को अधिक से अधिक बचा कर रखा जा सके इसलिए इनके तने मोटे होते हैं या पत्तियां मोटी, रोएंदार या गुदगुदेदार होती हैं। और इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़, जंगली गधा और ऊंट जैसे जानवर पाए जाते हैं। अगला है पर्वतीय वन। तो ध्यान से सुनिएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। और हिमालय के निचले भागों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध पाए जाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। और इसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, लारेल तथा चेस्टनट वृक्षों की प्रधानता है। और 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे कि चीड़, देवदार, सिल्वर, फर, स्पूस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। और इससे अधिक ऊंचाई लगभग 3600 मीटर से अधिक पर अल्पाइन वृक्ष वनस्पति पाई जाती है, जिसमें सिल्वर फर, जूनियर पाइन प्रमुख हैं। और इसे भी याद रखिएगा कि गढ़वाल हिमालय में फूलों की घाटी इसका उदाहरण है। और यहाँ पर अल्पाइन घास पाया जाता है। इसका उपयोग गुज्जर एवं बकरवाल जैसे जनजातियों गर्मी में पशुचारण के लिए करती हैं।
और इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा, हिरन, खरगोश, जंगली भेड़, तिब्बती बारहसिंघा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, घने बालों वाली बकरियां और भेड़ आदि पाए जाते हैं। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, हिमालय के निचले भागों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं और इनमें चौड़ी पत्ती वाली ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। और 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शंकुधारी वृक्ष जैसे कि चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर्स आदि पाए जाते हैं। पांचवा है मैंग्रोव वन। तो याद रखिएगा, मैंग्रोव वन वैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी गंगा नदी, इन नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। और इस पॉइंट को याद रखिएगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिससे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। और सुंदरवन प्रदेश में रॉयल बंगाल टाइगर सबसे प्रसिद्ध जानवर पाया जाता है। और इसी के साथ मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, सांप आदि भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा वन्य प्राणी। तो भारत वन्य प्राणियों में भी धनी है और इस पॉइंट को याद रखिएगा कि भारत में जीवों की 89,000 प्रजातियां मिलती हैं और देश में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां मिलती हैं और यह विश्व की कुल वन्य प्राणी प्रजातियों का 13% है। और मछलियों की भी यहाँ 2500 प्रजातियां पाई जाती हैं जो विश्व की लगभग 12% है। और भारत में विश्व के 5% से 8% तक स्तनधारी जानवर, उभयचरी तथा रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, जीवों की 89,000 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं और देश में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और मछलियों की 2500 प्रजातियां पाई जाती हैं जो विश्व की लगभग 12% है। और भारत में विश्व के 5% से 8% तक स्तनधारी जानवर, उभयचरी तथा रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। और स्तनधारी जीवों में हाथी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये भारत के उष्णार्द्र वनों में पाए जाते हैं। और एक सिंह वाला गेंडा असम के दलदली क्षेत्र में रहता है और कच्छ के रण तथा थार के मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट पाए जाते हैं। और भारतीय भैंसे, नीलगाय, छोटा मृग, विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि भी कुछ अन्य जानवर यहाँ भारत के जंगलों में पाए जाते हैं। और ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। और गुजरात के गिर जंगल में भारतीय सिंहों का प्राकृतिक निवास स्थान है। और भारतीय बाघ का निवास स्थान पश्चिमी बंगाल का सुंदरवन, मध्य प्रदेश, झारखंड तथा हिमालयी क्षेत्रों के वन प्रदेश हैं। लद्दाख के ठंडे प्रदेशों में याक पाया जाता है जो गुच्छेदार सींगों वाला तथा बोझा ढोने वाला बैल की तरह का पशु है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है नदियां, झील तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ तथा घड़ियाल पाए जाते हैं। और इस पॉइंट को याद रखिएगा कि पूरे विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहां घड़ियाल पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में दीघा समुद्री तट पर विश्व प्रसिद्ध बड़े बड़े कछुए पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल के खड़गपुर की में दीघा समुद्री तट पर विश्व प्रसिद्ध बड़े बड़े कछुए पाए जाते हैं। अगला है प्रवासी पक्षी। तो भारत के कुछ दलदली भागों में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत बड़ी मात्रा में भारत आते हैं। और ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा कि पटना में मोकामा का टाल क्षेत्र भी कई प्रकार की पक्षियों का निवास स्थान एवं कीड़ा स्थल है। तो याद रखिएगा, पटना में मोकामा का टाल क्षेत्र विभिन्न प्रकार की पक्षियों के निवास स्थान एवं कीड़ा स्थल है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्योगों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए योजना बनाई गई है।
तो याद रखिएगा, सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्योगों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है और शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भैंसा संरक्षण, घड़ियाल संरक्षण आदि अनेक योजनाएं बनाई गई तथा उनका क्रियान्वयन हो रहा है। 89 नेशनल पार्क, अब 103 शायद नेशनल पार्क हैं और 535 वन्य प्राणी उभय वन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव की संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बनाए गए हैं। तो ये वाला डेटा शायद करंट का ले लीजिएगा, शायद 103 या 105 नेशनल पार्क और 535 वन्य प्राणी उभय वन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति को रक्षा के लिए बनाए गए हैं। और देश में 18 जीव मंडल नीचे आरक्षित स्थापित किए गए हैं, जैसे सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, सबको आप देख सकते हैं। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई हो। इसमें ज़्यादातर बेसिक जानकारी दिया गया है। जब एनसीईआरटी का क्लास शुरू करेंगे तो उसमें और विस्तार से इसे अध्ययन करेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसे, और प्लस में एमसीक्यूज़ भी करेंगे। लगभग 70 प्लस एमसीक्यूज़ हैं उसमें, तो उसे भी कर लेंगे। उससे और बेहतर हम इस चैप्टर को समझ सकेंगे। और इस चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट किया गया वो आपको बता दिया गया। अगर आप चाहें तो आप इसे अपने से भी पढ़ सकते हैं। यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। अगर आप संतुष्ट ना हो तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं अपने से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।